देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के पूछे गए क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्व करने के बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना। तो बस आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी इन सभी क्वेश्चंस को जो है ना आप 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करेंगे शून्यक भी फाइंड करने के लिए, और बहुपद, द्विघात समीकरण, माध्य और माध्यक, इनसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज इनको आप लोग करके जरूर जाना दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और आप लोग साथ ही साथ सॉल्व भी करो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या कहा गया है? 8, 7, 10, 6, 9, 12 और 13 का जो है आपको माध्यक फाइंड करना है। तो जब हम माध्यक फाइंड करते हैं ना, तो सबसे पहले जो नंबर दे रखा होता है उसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक ना, घटते से बढ़ते। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में आप व्यवस्थित करोगे, उसके बाद आपको जो है ना क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 6, उसके बाद 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा हमारा। देखिए उसके बाद 11 तो है नहीं, तो हमारा 12 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है दोस्तों? तो इसमें कुल जितने प्रेक्षण दे रखे होते हैं ना, इसको आप काउंट कीजिए कितने हैं ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक ना। तो कुल कितने हैं प्रेक्षण? 7। अब शॉर्ट ट्रिक इसी पर आधारित है। अगर आपका प्रेक्षण की संख्या विषम दे रखा है, देखिए 7 विषम है, अगर प्रेक्षण की संख्या विषम दे रखा है तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद, ठीक ना, वां पद जो आएगा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। और अगर प्रेक्षण की संख्या सम दे रखा हो, जैसे 4 हो, 8 हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये मैं आपको सेकंड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं n+1/2 वां पद। अब n क्या है? तो हमारे प्रेक्षण की संख्या, तो n क्या है हमारा? 7 है। 7 प्लस में 1 जोड़ दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए और वां पद कर दीजिए। तो 7 और 1 8, 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4वां पद हमारा आंसर आ जाएगा। अब 4वां पद कौन सा है वही आंसर होगा। तो देखिए एक व्यवस्थित करने पर, ठीक ना, तो इसमें से मत करिएगा, जो हमने व्यवस्थित किया उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11 तो है नहीं, 12 और 13। तो अब इसका 4वां पद जो है हमारा माध्यक हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 9 जो है हमारा माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो व्यवस्थित करने पर उसमें देखा जाता है, ध्यान रखिए। देखिए इस क्वेश्चन में प्रेक्षण दे रखा है, सबसे पहले तो इसे आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक ना। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर जो है मैंने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया इन सभी प्रेक्षण को। अब आप काउंट कीजिए कि प्रेक्षणों की संख्या सम है या विषम, और इसी पर आधारित हमारा फॉर्मूला लगेगा शॉर्ट ट्रिक वाला। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 क्या है हमारा? 9 तो यार यहाँ पर विषम हो रहा है, लेकिन मैं तो ट्राई कर रहा था कि सम हो। हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पर 13 भी तो लिखना है ना, मैं 13 नहीं लिख पाया, और शायद 3 को कितने बार मैंने लिखा? हाँ एक ही बार लिखा, बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो अब प्रेक्षण की संख्या कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रेक्षण की संख्या हमारा सम हो गया। अब सम, अगर प्रेक्षण की संख्या सम दे रखा हो तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n/2 प्लस में n+2, ठीक ना, बटे में 2, और इसका nवां पद आप कर दीजिएगा, वां पद आप जरूर लगा दीजिएगा इन दोनों के ऊपर, ठीक ना, वां पद बटे में 2। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अब n क्या है हमारा? तो 10 है, ठीक ना। 10 बटे में 2 करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 5। उसके बाद दूसरा n प्लस में 2, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 बटे में 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। 5वां पद, ठीक ना, ये लिखना जरूरी है, 5वां पद प्लस में 6ठा पद, ठीक ना, वह पद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अब 5वां और 6ठा पद कौन सा है? उन दोनों को प्लस करेंगे और सबसे लास्ट में आपको 2 से भाग करना है, ठीक ना। उन दोनों को प्लस करने के बाद 5वां पद और 6ठा पद तो कौन है भाई? तो यहाँ पर हमें आरोही क्रम में फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हमारा क्या था? 5वां और 6ठा था, ठीक ना, 5वां और 6ठा। तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक ना। 5वां और 6ठा इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर दीजिए, तो 4 और 4 8 हो जाएगा हमारा, बटे में 2 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 4 हो जाएगा आपका आंसर। 5वां और 6ठा करना था ना, 1, 2, 3, 4, हाँ 5वां और 6ठा, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों माध्यक तो हमारा निकल गया। अब आपको फाइंड करना है माध्य। तो माध्य में आपको देखिए आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुल कितने प्रेक्षण हैं, ठीक
ठीक ना, उसको आप नीचे लिखिए। कुल कितने प्रेक्षण है, तो कुल हमारा 10 था, और इन सभी को आप प्लस करके ऊपर में लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षण। तो इन सभी को आप प्लस करके ऊपर लिखेंगे, और जब आप 10 से उनको भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर मैं निकाल के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इन सभी को मैंने जो है ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 50। 10 से आप भाग कर देंगे तो आपका 5 जो है माध्य निकल जाएगा। माध्य को ही हम औसत कहते हैं, इंग्लिश में मीन कहा जाता है, और इंग्लिश में एक और नाम कहते हैं औसत को, एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ना, ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक विकर्ण जो है दूसरे का दुगना है, तो छोटे वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं समचतुर्भुज में 2 डायगोनल होते हैं, तो किसी एक डायगोनल को जो है ना हम डायगोनल 1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले को हम डायगोनल 2 मान लेते हैं। तो कहा क्या गया है कि एक विकर्ण जो है ना दूसरे का दुगना है, तो मान लेते हैं डायगोनल 1 जो है x है, तो डायगोनल 2 जो है पहले का दुगना है, ये कर लेते हैं। कुछ भी आप मान सकते हो इस तरीके से। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये होता है 1/2 डायगोनल 1 गुने में डायगोनल 2। तो आपको डायगोनल 1 के स्थान पर x रख देना है, डायगोनल 2 के स्थान पर आपको क्या रख देना है, 2x रख देना है। ठीक ना, इज इक्वल टू आपको क्या कर देना है, 144, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है। अब जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 1/2 डायगोनल 1 मान लेते हैं हम x, और डायगोनल 2 हम मान लेते हैं 2x। ठीक है, यहाँ पर हमें गुना करना है, इज इक्वल टू आपको 144 रख देना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2, एक x और एक x, तो इनको गुना करना है। ठीक ना, प्लस करते तो 2x आता, लेकिन जब आप इसको गुना करेंगे ना तो आपका x का स्क्वायर आएगा, ध्यान में रखिएगा। x का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू आपको 144 कर देना है। अब जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे ना तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ। देखो गाइस, जब बराबर का साइड चेंज होता है ना, तो जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, मतलब वर्ग जो है ना वो वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो x हमारा यहीं पे रहा, और स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो गया। अब आपको क्या कर देना है, 144 का वर्गमूल निकाल देना है। तो 144 का जब आप फैक्टर करोगे ना इस तरीके से, तो आप सभी जानते हैं वर्गमूल में जो है ना 2 गुणनखंड का हमें पेयर बनाकर एक बार बाहर निकाल देना होता है, क्योंकि वर्गमूल में यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है और घनमूल में 3 छुपा हुआ होता है, तो हम 3 गुणनखंड का पेयर बनाकर एक बार बाहर निकालते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर एक बार 12 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगा। तो सबसे छोटा वाला विकर्ण हमारा x ही होगा, तो इसका सही आंसर हमारा 12 हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे ना तो भी आपका आंसर 144 आएगा। मैं चेक करके बताता हूं। देखिए 1/2 गुना में हमारा पहला डायगोनल x है, तो उसकी वैल्यू कितना है, 12, और दूसरा डायगोनल पहले वाले का 2 गुना है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, 2 गुना करोगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 144 आएगा। देखिए यहाँ पर 12 आ गया, 12 को 12 से गुना करोगे तो 144, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर प्रूव हो गया। 4th क्वेश्चन, द्विघात समीकरण जो दे रखा है इसके मूल आपको फाइंड करने हैं। तो मूल फाइंड करने की क्या शॉर्ट ट्रिक होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को सबसे पहले गुना करना है। तो कितना आएगा, 6x के स्क्वायर को -2 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 12x की स्क्वायर। ठीक ना, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, बीच वाला जो आप पद देख रहे हैं ना, इसको आप इस तरीके से 2 खंडों में विभाजित कीजिए कि उन दोनों नंबर को गुना करने पर आपका 12x का स्क्वायर आए, और जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस में x आए। तो आखिर वो कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखो गाइस, हम मान लेते हैं इसका 2 खंडों में विभाजित करेंगे ना, तो पहला खंड हमारा मान लेते हैं 4x है, और दूसरा खंड हमारा प्लस में 3x है। ठीक ना, तो जब आप इन दोनों को गुना करोगे ना दोस्तों, तो आपका माइनस में 12x का स्क्वायर ही आएगा। तो गुना करने पर 12x का स्क्वायर आ रहा है माइनस में, और जोड़ने या घटाने पर हमारा यहाँ पर माइनस में x आ रहा है, क्योंकि देख लीजिए माइनस में 4x और प्लस में 3x है, तो आपका -x आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो फैक्टर है ना इन दोनों का बिल्कुल करेक्ट बना है, तो इजिली हमारा अब आंसर निकल जाएगा। देखो अब आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 6x के स्क्वायर, अब हमने इसका जो 2 खंडों में विभाजित किया, तो उन दोनों फैक्टर को आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख दोगे। इन दोनों को गुना करने पर आपका वही 12x का स्क्वायर आएगा माइनस में, और जोड़ने या घटाने पर -x आएगा, माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस तरीके से पेयर बनाना है, और उसके बाद आपको इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या निकालना है जो दोनों में
कॉमन हो। अब दोस्तों यहां पर जो मैंने फैक्टर बनाए हैं ना, तो देखिए अगर मैं यहां पर कॉमन निकालता हूं तो इस वाले में जो है ना कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन वहीं पर मैं इसको चेंज कर देता हूं, -4 को +3 के स्थान पर रख देता हूं और +3 को मैं -4x के स्थान पर रख देता हूं, तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, बात वही है, लेकिन हमारा कॉमन निकल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर नहीं निकल पाएगा। तो देखो फिर से मैं लिख लेता हूं 6x² प्लस में 3x, ठीक ना, माइनस में 4x माइनस में 2 = 0। अब यहां पर इजीली आप कॉमन निकाल लोगे, ठीक ना, तो इसलिए मैंने चेंज किया। यहां पर 3x कॉमन निकल जाएगा, अंदर में क्या रहेगा, तो अंदर में 2x रहेगा प्लस में 1। अब ये जो आपने बनाया है ना कॉमन, जो आपने निकाला है, जो ब्रैकेट में जो नंबर रखा है उसको आंख बंद करके सेम एज इट इज, मतलब वहीं पर आप रख दीजिए, एक और रख दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर 2x प्लस में 1, इस तरीके से हमने रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा कौन सा नंबर रखोगे जिसको गुना करने पर ये आए, -4x -2। तो अगर हम -2 रखते हैं तो गुना करने पर -4x आएगा और +1 में -2 से गुना करने पर -2 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा एक जो है ना, एक हमारा शून्य का भी मूल बनेगा। पहले तो एक बार इसको लिखिए और दूसरा हमारा इसको एक साथ लिखिए, ठीक ना, 3x -2, 3x -2 ये हमने लिखा और दूसरा हमारा क्या बना था, देखिए पहला जो हमारा बनेगा 3x -2 आपको एक साथ रखना है, ठीक ना, 3x -2 और दूसरा 2x प्लस में 1, एक बार यहां पर लिख देना 2x प्लस में 1। अब हमारा मूल कैसे बनेगा, तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को 3x -2 2x प्लस में 1। चलिए यहां पर हम इसके मूल निकाल लेते हैं। देखिए 3x -2, ठीक ना, = 0 आपको करना है और दूसरा हमारा क्या था 2x प्लस में 1 = आपको 0 करना है। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब हम बराबर का साइड चेंज करते हैं ना तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो पहले तो हम एक का शून्य का अच्छे से निकाल लेते हैं, ठीक है, मूल निकाल लेते हैं। 3x यहीं रहने देते हैं, बराबर की इस साइड आप 2 को लेकर जाओगे तो इधर प्लस में आ जाएगा माइनस वाला। अब आप x को यहीं रहने देंगे तो आपका क्या चेंजेस आएगा, x को यहीं रहने देंगे और 3 को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये गुना में हो रहा है, उधर जाकर ये भाग में हो जाएगा। तो पहला हमारा निकला 2/3, ठीक ना, और दूसरा क्या निकलेगा, तो दूसरा भी हम निकाल लेते हैं। सेम वैसे ही आपको चेंज करना है। 2x प्लस में हमारा क्या था, देखिए 2x प्लस में 1 था = 0। 2x यहीं रहने दीजिए, आप 1 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x यहीं रहने दीजिए, 2 को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ गुना में, उधर जाकर ये भाग में चेंज हो जाएगा। दूसरा -1/2, ठीक है, पहला हमारा क्या था 2/3 और दूसरा -1/2। इस तरीके से करना है, आपका वहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवं इतना का औसत माध्य दे रखा है तो x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, आप कुल प्रेक्षणों का योग कर दीजिए और बटे में कुल प्रेक्षण कितने हैं वो रख दीजिए और उसके बाद = माध्य रख दीजिए। देखिए यहाँ पर 31 प्लस में 42 प्लस में 66 प्लस में 73 प्लस में x बटे में यहाँ पर आपको कर देना है कुल प्रेक्षण 1 2 3 4 5 है और = आप 60 रख दीजिए बराबर में, ठीक ना। और जब आप इन सभी को प्लस करोगे ना, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से आपको लिख देना है। अब गाइस आपको क्या करना है, तो आप पहले तो इन सभी को प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए इन सभी को प्लस करने पर हमारा आ रहा है 212 प्लस में x, ठीक ना, 212 प्लस में x आ रहा है, बटे में आपको 5 कर देना = 60। अब आप क्या कर सकते हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप 5 को 60 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30, एक 0 और लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा 300। 212 प्लस में x = 300, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 300 कर देना है। अब आप x यही रहने दीजिए और 212 को उस साइड लेकर जाएंगे तो उधर जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो आप 300 में से 212 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 88। तो x का जो वैल्यू होगा ना वो हमारा 88 होगा। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 40 तथा 120 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फॉर्मूला दोस्तों बहुत सिंपल सा है। देखिए फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या = LCM, या फिर पहले आप HCF लिख दो, बात वही HCF गुने में LCM। ये फॉर्मूला है। पहली संख्या दे रखा है 30, ठीक ना।
अब दूसरी संख्या में नहीं पता है तो x मान लेते हैं। HCF दोस्तों हमें दे रखा है, देखिए HCF क्या है, महत्तम समवर्तक जो है हमारा 40 है, LCM हमारा 120 है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए 30 x के साथ गुना हो रहा है तो 30 को बराबर कुछ साइड में लेकर जाओगे तो यहाँ पर गुना वाला उधर जाकर भाग में चेंज हो जाएगा, तो x यहीं पे रहेगा और उधर जाकर 30 जो है बटे में लग जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 40 गुना में 120 बटे में 30। अब 30 को 120 में भाग करेंगे तो 30 चौक 120, ठीक ना, 4 आ गया। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 40 गुना में 4, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ना अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, एक जो नंबर दे रखा है 2/5, इसका जो पावर है ना वो माइनस में दे रखा है। तो आखिर माइनस में पावर को कैसे हटाया जाता है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 का पावर मैं जो है यहाँ पर 4 लिखता हूँ और मैं कहता हूँ आप इसे सॉल्व कीजिए। तो कैसे करोगे, तो देखो गाइस, माइनस में पावर हटाने के लिए हम क्या करते हैं ना, वो जो नंबर दे रखा होता है उस पूरी संख्या से 1 में भाग कर दीजिए। माइनस वाला पावर जो है ना हट जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। देखो सॉल्व करने का रूल क्या है, मैं 1 लिखता हूं और इस पूरी संख्या से जो है ना मैं 1 में भाग कर देता हूं। 1 में भाग करते ही माइनस वाला पावर हट जाएगा। अब दोस्तों आप इसे और किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसे बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि भाग का मतलब बटा ही होता है। इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है तो 2 को मैं यहाँ पर 4 बार लिख दूंगा। अब आपका आंसर आ जाएगा 1/में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/में 16 आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो संख्या दे रखा है ये बटे में दे रखा है, फिर उसका पावर दे रखा है, तो कैसे करेंगे। तो बात वही है, आप 1 लिखिए और उस पूरी संख्या से 1 में भाग कर दीजिए। 2/5 से आप भाग कर दीजिए, ठीक ना, 1 में 2/5 से भाग कर दीजिए और जो पावर है ना वो आप जो है डायरेक्ट प्लस में चेंज कर दीजिए, क्योंकि 1 में भाग करते ही जो माइनस वाला पावर होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों आप इसको किस तरीके से और लिख सकते हो, तो देखिए ये हमारा भिन्न का भाग बन गया। और भिन्न का भाग सॉल्व करने का क्या रूल है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले मैं यही लिख देता हूं, 1/1 भाग में 2/5 और इसका पावर जो है 1/2 है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर एक रूल आपको बताता हूँ सॉल्व करने का। आप इसको क्या कर सकते हो, इसका जो है ना चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब हम भिन्न का भाग करते हैं तो ये जो नंबर होता है इसका जो डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाता है, हर अंश के प्लेस पे आ जाता है। तो 5/2 लिख देंगे और इसका जो पावर है ये वही रहेगा 1/2, ठीक है। तो 5/2 की पावर 1/2, 5/2 की पावर 1/2, 5/2 की पावर 1/2, ठीक है ना, गुने में 5/2 की पावर 1/2। देख लीजिए अब हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखो गाइस, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हमारा आधार सेम होता है और संख्याएं आपस में गुना हो रही होती है तो उसका जो घात होता है ना वो आपस में प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, केवल एक बार ही 5/2 लिखेंगे और इसका जो घात है ना पावर 1/2 वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, गुने में प्लस हो जाता है। तो आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको प्लस कर दीजिए। देखिए 2 का एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस में 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ रहा है, 2/2 आ रहा है, ठीक है। तो 5 की पावर 2/2 हो जाएगा हमारा, 5 की पावर जो है 2/2 आ जाएगा। अब 2 को 2 से कैंसिल कर दोगे तो 1 आ गया, तो आंसर हमारा 5/2 ही आया। आप 1 का पावर लिखिए, मतलब लिखिए या नहीं लिखिए, ना लिखिए, छुपा हुआ होता है। तो 5/2 हमारा आंसर आ गया। ये है करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि बहुपद x² माइनस में x प्लस में 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा जमा बीटा मतलब कि इन शून्यकों का योगफल आपको फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों अल्फा जमा में बीटा क्या होता है, अल्फा जमा में बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ठीक ना। योगफल का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपसे गुणनफल पूछा जाए तो अल्फा गुना में बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम योगफल फाइंड कर लेंगे। देखो b जो है ना x के साथ 1 छुपा हुआ होता है, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब -b/a होता है और यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी में है x के साथ, तो हम माइनस रखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में अपना -1 रखेंगे, बटे में a क्या है तो x के साथ छुपा हुआ है, x² के साथ 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 में भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अगर गुणनफल बोला जाता तो c/a कर देते, 4/1 कर देते तो हमारा 4 आ जाता, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य और औसत एक ही होता है, ध्यान में रखिएगा। देखो गाइस, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से और एक से विभाजित हो सकता है, खुद से और एक से ही विभाजित हो सकता है और किसी भी नंबर से विभाजित नहीं हो सकता है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये होता है 2, उसके बाद आएगा हमारा 3, उसके बाद हमारा आएगा 5, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 जो है एक से भी, 2 से भी और खुद से भी हो सकता है। लेकिन अभाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं होती है जो केवल एक से और खुद से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 होगा, उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, हमारा होगा डायरेक्ट 11। और प्रथम 5 बोला गया है तो यहां पर हमने 5 लिख लिया है। और माध्य में आपको पता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल कितने हैं वो प्रेक्षण, उतना से भाग कर देना होता है। तो 5 यहां पर प्रेक्षण हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप प्लस कर लीजिए, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17 हो जाएगा, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 17 और 10 27 और 1 28, 28 बटे में 5, 5 से जब आप 28 में भाग करोगे तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका माध्य हो गया। आगे बढ़, थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याओं a और 18 का जो है ना LCM 36 तथा HCF 2 है, तो a का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो वही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुने में HCF। तो पहली संख्या हमारा a है, दूसरी संख्या 18 दे रखा है, इज इक्वल टू LCM हमारा 36 दे रखा है और HCF हमारा 2 दे रखा है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, a यहीं पर रहने दीजिए, 18 इस साइड में गुना में हो रहा है तो उधर जाकर भाग में चेंज हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 36 गुने में 2 बटे में 18 कर देना, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो पहली संख्या आपका 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको विकर्ण का फॉर्मूला नहीं पता है ना तो दूसरा तरीका भी फाइंड कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका क्या है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं विकर्ण की लंबाई की। देखो, विकर्ण की लंबाई फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ये मैं आपको इसको डी से डिनोट कर देता हूं, विकर्ण को, ठीक है ना। डी से, डी इज इक्वल टू जो है ना अंदर में एल लंबाई का स्क्वायर इज प्लस में, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई कह सकते हो या ऊंचाई, ठीक है। इस तरीके से आयत होता है तो इसको h मान सकते हो आप, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है उनको वर्गमूल के अंदर रख के दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर देना है, ठीक है ना। वो आपका वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, लंबाई का स्क्वायर कर देता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 8 8 64 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। जब आप 64 और 36 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 100। और जब आप 100 का वर्गमूल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखे आप क्या करो, 10 गुना में 10 कर दो, फैक्टर 2 गुणनखंड का पेयर बनाकर एक बार बाहर निकाल दो, आपका 10 आंसर आ गया। दूसरा तरीका है, आप जो है ना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। जैसे एक मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये होता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये हमारा आयत है। अब आयत का जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला आपको विकर्ण फाइंड करना है, ठीक ना। तो एक प्रकार से आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज, सॉरी कहाँ मैं पहुंच रहा हूँ यार, ये जो है रेक्टेंगल, ठीक ना, आयत, आयत के जो है ना चारों कोनों का जो, ये आपको पता है चारों कोण 90 डिग्री का होता है ना। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हमारा एक त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज, वो कुछ इस प्रकार का बनता है, जिसमें ये वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। और आप जो है ना इसका, इस त्रिभुज का 8 जो है आधार मान लीजिए और ये इसे चौड़ाई को ऊंचाई मान लीजिए 6। अब इसका डायगोनल आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, इसका कर्ण फाइंड कर सकते हो। वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, b का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बात वही है, ठीक ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 तथा 4 दे रखा है। तो द्विघात बहुपद का जो है ना फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है और उसके स्थान पर आप इसके शून्यक पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक 4 है, तो एक शून्यक अल्फा जमा में बीटा बन जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा शून्यक जो है हमारा अल्फा गुना में बीटा बन जाएगा। अब द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए एक्स की स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में अल्फा जमा में बीटा, ठीक ना, और यहाँ पर एक्स से इसे गुना करना है प्लस में अल्फा गुना में बीटा, ये होता है। तो आप अल्फा जमा बीटा के स्थान पर 2 रख दीजिए और अल्फा गुना बीटा के स्थान पर आप 4 रख दीजिए, आपका बन जाएगा बहुपद। तो एक्स के स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 आपका जो है बहुपद बन गया, ठीक है, द्विघात बहुपद। देख सकते हो आप लोग, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।